नेक्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस या एनवायरमेंटल डायग्नोसिस चैप्टर। आपने ट्वेल्थ में किस किया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, उसी से ऑलमोस्ट मिलता जुलता चैप्टर, बट हाँ थोड़े बहुत आगे भी कॉन्सेप्ट आएंगे इसके। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि टोटलिटी ऑफ फोर्सेस, सम टोटल ऑफ सारे फोर्सेस जो कि एक बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं लेकिन फिर भी उसको इम्पैक्ट करते हैं। समझ रहे हो कि एक बिजनेस है, उससे उसको बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले बहुत फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स उसके हाथ में होते हैं, कुछ फैक्टर्स उसके हाथ में नहीं होते। तो जो फैक्टर्स बिजनेस के हाथ में नहीं होकर भी उसको इम्पैक्ट करते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं वो सारे फैक्टर्स। तो आप लिखोगे एग्रीगेट ऑफ ऑल दी फोर्सेस फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट स्टिल इट विल एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। उसी चीज़ को बस थोड़ा एक्सपैंड कर दिया कि आपके एंटरप्राइज बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर और एक्सटर्नल होते हैं, वो सारे फोर्सेस फैक्टर्स या इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं पहले पढ़ा था, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो ये एग्रीगेटिव नेचर का होगा कि है ना टोटलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस, सबका मिला के ये बनता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, सब फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं वो एक दूसरे पे निर्भर है, एक की वजह से दूसरा इन्फ्लुएंस होता है, दूसरी की वजह से तीसरा इन्फ्लुएंस होता है, तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर डायनामिक यानी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, एनवायरनमेंट पता ही है आपको, है ना, चेंज होएगा टाइम टू टाइम। जनरल या स्पेसिफिक फोर्सेज यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सारे बिजनेसेस को इक्वली इंपैक्ट करेंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेसेस को इंपैक्ट करेगा, है ना। हो सकता है मान लो कोई गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है आज पॉलिटिकल फैक्टर में आ गया, अब वो पॉलिटिकल फैक्टर पॉलिटिकल डिसीजन एक है, वो सारी फर्म्स को थोड़ी इक्वली इंपैक्ट करेगा। हाँ अगर कर रहा है ऐसा डिसीजन तो वो जनरल फोर्सेज है, अगर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की बिजनेसेस के लिए इंपैक्ट है तो वो स्पेसिफिक फोर्स है। ठीक है, फिर रिलेटिव, रिलेटिव मतलब अलग अलग जगह पे अलग है, रिलेटिव यानी इन द सेंस इट विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ उसका कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, साउथ की उस मान लो कोई सिटीज़ हैं उनमें अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉर्थ की सिटीज़ में अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, डिफर करता है इसमें। अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, तो कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि क्या होना है, तो डिफिकल्ट टू फोरकास्ट होता है ये, मतलब कि आप पूरी तरीके से पता नहीं लगा सकते ना कि क्या है, क्योंकि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इसके बाद आ जाओ कंपोनेंट्स पे। अब देखो एनवायरनमेंट आपको पता है दो टाइप का हो सकता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यूजुअली जैसे जो चीज़ें बिजनेस के मोस्टली कंट्रोल में होती, सारी नहीं होती, मोस्टली इंटरनल एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में होता है, यानी विद इन द बिजनेस जो फैक्टर्स है, और एक्सटर्नल जो आउटसाइड द बिजनेस है और आउटसाइड द कंट्रोल भी है, कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस उसको, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स विद इन बिजनेस मोस्टली कंट्रोलेबल, स्ट्रेंथ या वीकनेस आती है इसमें, है ना। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स आउटसाइड बिजनेस, नॉट अंडर द कंट्रोल एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसमें, है ना। जैसे मैंने बता रखा है स्वॉट वाला जो है, एस और डब्ल्यू इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं, ओ और टी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या चीज़ें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर है, उसकी वैल्यू बिलीफ और एटीट्यूड्स, लोगों का मिशन या ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉप मैनेजमेंट कैसा है, पावर स्ट्रक्चर, पावर प्ले, पावर डायनामिक्स बता रखा है मैंने, कंपनी की इमेज कैसी है, ब्रांड इमेज, देन ह्यूमन या अदर रिसोर्सेज की, है ना, उनमें कितनी मोटिवेशन है, उनके कितने कंपिटेंट हैं, कितनी ट्रेनिंग है उनकी उनके पास, तो ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट है, बिजनेस के विद इन है ये सब, है ना। फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि इसमें दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। देखो माइक्रो यानी टास्क एनवायरनमेंट, यानी कि जिनका कंपनी पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी जैसे कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, फाइनेंसियर्स, पब्लिक, इन सब का इम्पैक्ट कंपनी पे सीधा पड़ता है, कि मान लो कस्टमर्स ही छोड़ के चले गए, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपेटिटर्स बहुत बढ़ गए, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लायर्स अच्छे से माल नहीं दे रहे, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनेंसियर्स पैसा नहीं दे रहे आपको, कोई पैसा लगा ही नहीं रहा आप पे, या आपको कहीं से पैसा चाहिए तो वो दे ही नहीं रहा, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, पब्लिक, कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। एक होता है मैक्रो या जनरल रिमोट इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट, यानी कि डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करेगा लेकिन इनडायरेक्टली करेगा। इसमें जो आपने यूजुअली पढ़ रखे थे ट्वेल्थ में, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, है ना। पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, क्या फॉरेन पॉलिसीज बन रही हैं, लीगल यानी क्या लॉज या रूल्स बन रहे हैं, सोशल में क्या सोशल ग्रुप्स, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, टेक्नोलॉजी में मेथड क्या है आपका चीज़ों को बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, R&D कैसे, रिसर्च एंड, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो सब कैसे हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सब कैसे हो रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल में। तो देखो इन सब चीज़ों की बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन जितनी आप चाहो उतनी मिल जाएगी आपको, लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि इसमें इतना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं। इट्स वेरी कॉमन बेसिक सेंस की बात है, जितना भी नंबर क्या आ रहा है उस हिसाब से आप लिखाओगे। इसमें कोई वही है कि कोई थ्योरीज या ऐसा कुछ थोड़ी है कि मैं बहुत आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊँ। इट्स लाइक यू शुड जस्ट नो कि हाँ मैक्रो में ये होता है, मीजो में ये होता है, माइक्रो में वो होता है। तो ये सब आप करोगे, आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा, तो आप लिखाओगे पेपर में। इसमें दिस नो थॉट अबाउट कि मैं बहुत टाइम इस पर लेके सारे पैराग्राफ्स आपको लिखवाऊँ समझाऊँ, दिस नो पॉइंट, है ना। आगे चलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब देखो एनवायरमेंट क्या है वो सब समझ लिया, तो अब उसका एनालिसिस करना होता है। बता रखा है ना मैंने, मान लो स्ट्रेटजी प्लान कुछ भी बनाना है, एनवायरनमेंट को आप स्कैन करते हो, उसका एनालिसिस डायग्नोसिस वो सब करते हो। तो देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है। एक्सप्लोरेटरी यानी आप एक्सप्लोर करते हो। किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हो? एनवायरनमेंट को, कि क्या चल रहा है उसमें, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस टाइप के कंज्यूमर्स आपको क्या चाह रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे, वो सब। प्लस इसमें आप फोरकास्ट वाले की भी ध्यान रखते हो कि आगे क्या हो सकता है उस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब, है ना। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, यानी ओवरऑल सब कुछ ध्यान में रख के करते हैं। टोटल व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट इज टेकन, नॉट अ पीसमेल। मतलब आप पॉलिटिकल, लीगल, सोशल इन सबको अलग अलग नहीं देखते हो, पूरा ओवरऑल देखते हो कि हाँ पॉलिटिक्स का ऐसा है तो उसका लीगल पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, लीगल इसका सोशल पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल ऐसे लोग सोचेंगे तो ओवरऑल हमारे बिजनेस पे ऐसे। तो आपने ओवरऑल में देखना है, अलग से देखोगे उसका कोई फर्क फायदा नहीं होता, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटर करना है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज। फिर डेटा कलेक्शन आता है इसमें, है ना। मान लो आप एनवायरनमेंट से डेटा ही कलेक्ट करोगे, उसी बेसिस पे अपने फोरकास्ट बनाते हो। हमने ये तो फोरकास्टिंग में भी पढ़ा था। फिर एक टर्म आता है एनवायरमेंटल डायग्नोसिस। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सब क्या होता है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो एनवायरनमेंट से पहले स्कैन करके उसके, फिर उस डेटा को एनालाइज करके फिर खुद पे उस पर अप्लाई करते हो कि हाँ आप क्या कर सकते हो उसमें, तो वो सब पूरा एनवायरमेंटल डायग्नोसिस होता है। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। क्या स्टेजेस है? पहले स्कैनिंग, फिर मॉनिटरिंग, फिर फोरकास्टिंग, फिर डायग्नोसिस। ठीक है। स्कैनिंग का मतलब कि आपने स्कैन करना है क्या चल रहा है, क्या चलेगा, है ना, कि क्या हो सकता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, वार्निंग्स, कोई सिग्नल के, मान लो कोई वार्निंग आ रही है, कोई एनवायरनमेंट को देख के आपको लग रहा है कि यार मेरे को लग रहा है कि एक दो हफ्ते में सारी मार्केट जो है वो जैसे किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो कोई खबर आ रही है उड़ती उड़ती कि जेल पेन्स बहुत हार्मफुल होते हैं, एग्जाम्पल, तो जेल पेन्स लोग खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल, आपने एनवायरनमेंट को बहुत जब डीपली स्कैन करोगे ना तो ही पता चलता है। तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और ट्रेंड्स या क्या आ रहे हैं, फैशन का ट्रेंड या जो भी, वो आपको एनवायरनमेंट स्कैन करके पता चलते हैं। फिर आप एनवायरनमेंट मॉनिटर करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है उनमें से रेलेवेंट क्या है, जो ज़रूरी क्या है, उनका आप एनालिसिस करना है। तो वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना इज मॉनिटर करना। फिर फोरकास्टिंग की, अब वो जो रेलेवेंट इवेंट्स फ्यूचर में इसका क्या रेलेवेंस होगा, फ्यूचर में इसका क्या लेना देना होगा कि जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, वो फोरकास्टिंग है। फ्यूचर के बारे में सोचना, आज के डेटा से फ्यूचर के बारे में सोचना। फिर डायग्नोसिस, कि अब जो ये सारे फैक्टर्स हैं इनका बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन फैक्टर्स का, वो डायग्नोसिस हो गया। तो ये चारों स्टेजेस मिलके आपका पूरा एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। फिर आता है इंपॉर्टेंस, कि ये क्यों कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड है। एनवायरनमेंट में जो होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो होगा उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लिंक्ड है, तो जानना जरूरी है ना इसके बारे में। फिर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज तो बताया मैंने। फिर अडेप्ट करना है कोई चेंजेस पे, तो वो एनवायरनमेंट से ही होगा। फिर प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि क्या क्या कर सकते हैं, वो तभी पता चलेगा कि कंपेटिटर्स ये कर रहे हैं तो ये ऑल्टरनेटिव आ गया, एनवायरनमेंट में ये ट्रेंड आ रहा है तो ये भी एक आइडिया ले लो, तो वो सब प्लानिंग में हेल्प करेगा आपकी। फॉर्मुलेशन ऑफ राइट स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में भी बताया था मैंने एनवायरनमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। फिर आ जाओ लिमिटेशंस पे, कि भैया क्यों, इसका एक नुकसान भी तो नहीं। ये बिल्कुल है, जैसे हमने बोला फोरकास्ट पे डिपेंड हो जाओ आप, फोरकास्ट मान लो सही ही ना निकली, ट्रू ना निकली, तो सारा काम खराब हो जाएगा ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज। फिर जो आपने ट्रेंड मान लो पता लगाया था, जरूरी थोड़ी आप उस पर रिलाई कर सकते हो। मान लो वो ट्रेंड आया ही नहीं, बहुत टाइम बाद आएगा, मतलब आपने बोला कि हाँ आ रहा है, लेकिन वो अब इस महीने नहीं आएगा, वो 2-3 महीने बाद आएगा, तो वो रिलायबल नहीं रहा, तो वो फिर आपने काम खराब कर दिया। टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव है, तो मैं हर चीज़ में बोलता हूँ लिमिटेशन में हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। एफर्ट्स भी लिख सकते हो कि बहुत एफर्ट्स लगते हैं ना, स्कैनिंग करना, ये करना, वो करना। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का स्वॉट एनालिसिस। देखो स्वॉट एनालिसिस बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बता रखा है। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ यानी आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी, जो आप कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आप में क्या, आपकी पावरफुल चीज़ क्या है जो आप एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो, कि मैं इसको अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट अपनी एक एडवांटेज, मेरी स्ट्रेंथ है ना, उनके अगेंस्ट मैं अपनी एडवांटेज यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल HUL का देखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या स्ट्रेंथ क्या है, कि उसका कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स उसके ऑल ओवर इंडिया पहुंचते हैं।
वीकनेस, अब देखो वीकनेस का मतलब कि इनहेरेंट एक लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट, रुकावट या बाधा आपके अंदर, या आपकी कोई वीकनेस। आप समझते हो वीकनेस क्या है? जो कि आप एक तरह से डिसएडवांटेज है आपकी, जो जो आप चाहोगे कि लोगों को ना पता चले, या मेरे डिसएडवांटेज ये ज़्यादा नुकसान मेरे को ना दे। इसमें एग्जांपल आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, है ना, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अंबानीज़ का है, उनमें बेसिकली फैमिली में है। तो फैमिली में कई बार मान लो पर्सनल वो आ जाते हैं कि भाई के बीच में मान लो नहीं हो रहा, जम नहीं रही, तो वो बिज़नेस में इम्पैक्ट आएगा उसका। तो वो एक उनकी वीकनेस है, जो शायद उनके कंपेटिटर्स मान लो उनके एडवांटेज ले सकते हैं ना, जिसका। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जैसे आपको पता है कि कोई ऐसी फेवरेबल चीज़ जो आने वाली है, जो आपको लग रहा है हाँ मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, है ना, अपनी पोजीशन को मार्केट में मजबूत करने के लिए। जैसे एग्जांपल था कि जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है, टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो ओवरऑल फिर पूरे कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, अपना नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। इसके बाद थ्रेट्स, भाई कि कुछ अनफेवरेबल चीज़, वार्निंग दे रहे हैं आपको कि यार ये हमारे लिए खतरा हो सकता है ना, हमारे कंपनी की पोजीशन की, मार्केट जो पोजीशन है उसमें रिस्क बन सकता है, या मेरे को उसको डैमेज कर सकता है कोई, अ, हमारी कंपनी को, कंपनी की इमेज को, या प्रोडक्ट्स को। तो ये सब थ्रेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है कि इंडियन कंपनीज के लिए एमएनसीज से जो कंपटीशन आ रहा था, वो एक थ्रेट था उसके लिए, कि भाई जब लोगों को दिखेगा कि इंडियन कंपनीज नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई एमएनसी कंपनी भी प्रोडक्ट दे रही है, तो वो वही वाला खरीदेगी। तो उसके लिए, इंडियन के लिए तो वो हो गया। जैसे खादी प्रोडक्ट्स का वो था कि क्यों को यूज़ करे जब उनको एमएनसीज के अलावा कोई प्रोडक्ट्स दिखे, तो ये उनके लिए एक थ्रेट्स हो जाते हैं ना। तो दिस वाज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसके बाद एक एग्जांपल देखा, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, है ना, कि कैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। ये सब बहुत बेसिक बेसिक, जैसे आप इसको एक बार रीडिंग ले लेना। दिस इज़ नॉट लाइक, मान लो स्वॉट पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इट विल बी गुड कि अगर आप ये वाला दो, इसीलिए मैंने इसको नोट्स में इंक्लूड किया है, ताकि आप इसको रीड करो, एंड आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा जब वो स्पॉट पे पूछेगा। तो जस्ट गिव इट अ रीड, एंड कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। इट्स देयर इन माय नोट्स, मेरे नोट्स में जाके ये आप पढ़ सकते हो। एंड या विद दिस द चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आएगा, छोटा सा स्वीट शॉर्ट सिंपल सा चैप्टर था। सो या मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।